हेडिंग लिखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी बेटर। पहले हम लोग एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, उसके बाद में उसको एक थोड़ा सा स्लैंट करेंगे, थोड़ा ऊपर की तरफ जाता हुआ ऐसा। उसके बाद में अपन इसको zigzag zigzag कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा स्लाइड, और उसके बाद में इसको नीचे की तरफ छोड़ देंगे। एकदम नीचे नहीं लेके आना, ऐसा। यहाँ ये आप लोग ड्रॉ करेंगे, ये कहलाएगा स्ट्रेस और इधर कहलाएगा स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, नाम अपन देंगे ओ, उसके बाद में इस पॉइंट तक ए। देख लीजिए ये वाला जो पॉइंट है यहाँ तक वाला ये ए रहेगा, इसके आगे जो बेंड वाला पॉइंट है ये पॉइंट हमारा बी, थोड़ा सा ध्यान रखकर देखना। उसके बाद जहां पर ये zigzag स्टार्ट हो रहा है ये पॉइंट पी, जहां खत्म हो रहा है वो सी, ये वाला पी डी, और ये वाला एंड पॉइंट ई। उसके बाद हम लोग यहाँ से डायरेक्ट डॉटेड लाइन बनाएंगे जो हमारे बी पॉइंट तक ज्वाइन हो जाएगी। जहां से अपन ले रहे हैं उस पॉइंट को हम लोग नाम देंगे ओ डैश। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, इसकी डिटेलिंग अपन लिखेंगे, पहले ड्रॉ करिए। इन द ग्राफ, या फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है, फर्स्ट पॉइंट में इन द ग्राफ the point A corresponds to elastic limit and OA represents elastic range. OA represents elastic range. Second point, in the region beyond A, there is a small increase in stress there is small increase in stress as compared to strain. Full stop. नेक्स्ट लाइन, पॉइंट चेंज नहीं करना। इफ द वायर इज अनलोडेड, if the wire is unloaded at point B, comma, the graph will follow the path, the graph will follow the path BO dash. So O dash is called as
permanent set. Full stop. Also, in the region ABP, Hooke's law is failed. HOOKES. Hooke's law is failed. अब थर्ड पॉइंट लिखिए. The point P is called as yield point. YIELD, yield point. Full stop. Beyond this, that is from P to C, the behavior is perfectly plastic. The behavior is perfectly plastic. Next, fourth point. Beyond point C, the graph is curved line. Which shows the thinning of wire. THINNING, thinning of wire. Which represents breaking stress. Which represents breaking stress. Bas, last add point, the last point. Add point E, the wire breaks. चलो देख लेते हैं क्या पढ़ा अपन ने. अभी अपना हुक्स लॉ पढ़ना बाकी है. हुक्स लॉ हमें बताता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. अभी अपन ने लिखा नहीं है, बाद में लिखवाऊंगे. सिंस वहां पे वर्ड यूज अपन ने किया है कि डज नॉट ओबे हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ क्या है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. यानी स्ट्रेस जितना ज्यादा बढ़ेगा, स्ट्रेन की वैल्यू भी उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी. स्ट्रेस समझ में आता है, फोर्स अपॉन एरिया. जितना ज्यादा अपन किसी चीज को खींच रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उतना ज्यादा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेन जो है वो अप्लाई हो रहा है. दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ये हमारा हुक्स लॉ बाद में लिखते हैं. अब हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व एक ग्राफ बनाया. वो ग्राफ कैसा आना चाहिए? इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन. क्यों? क्योंकि हुक्स लॉ के हिसाब से जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना स्ट्रेन भी बढ़ेगा. तो स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेन भी बढ़ रहा है.
and we are getting a straight line from point O to A. अब अपन ने एक सिंपल एग्जांपल लेकर चलते हैं। रबर बैंड लिया, रबर बैंड को थोड़ा सा खींचा और छोड़ दिया, वो अपनी ओरिजिनल जगह पर आ गया। इस वक्त स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अपन ने उस रबर बैंड को और खींचा, क्या हुआ? अब उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। अब स्ट्रेस जो है इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। वायर जो हमारा रबर बैंड है वो कैसा हो गया? हमने वहां पर लिखा है पॉइंट, पढ़ो आप लोग। अपन लोगों ने वर्ड यूज किया है कि बियॉन्ड पॉइंट P क्या इंक्रीज हो रहा है? स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो कम इंक्रीज हो रही है और स्ट्रेन की वैल्यू ज्यादा इंक्रीज हो रही है। यानी फोर्स अगर हम कम भी अप्लाई करेंगे तो जो खींचने का पार्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। रबर बैंड थोड़ा सा खींचिए, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और खींचिए। अब हमने ताकत कम लगाई लेकिन रबर बैंड ज्यादा खींचने लगा, उसकी लेंथ जो है स्ट्रेन जो है वो ज्यादा करने लगा, और खींचिए। हमें कैसा नजर आएगा कि वो रबर बैंड में जो है धीरे धीरे एक ब्रेकिंग पार्ट डॉट डॉट बनने चालू हो गए, और खींचिए। बोले बस अब इसके बाद अगर आपने खींचने की कोशिश करी तो वो टूट जाएगा, और खींचा तो वो वहां पर ब्रेक हो गया। यही पार्ट हम यहाँ पर एक्सप्लेन करें कि शुरुआत में O से लेके A तक इट फॉलोज स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। उससे ज्यादा खींचा तो स्ट्रेन ज्यादा बढ़ रहा है और स्ट्रेस कम बढ़ रहा है। ये लाइन इतनी सी बड़ी है ना, ये आपका क्या जा रहा है? स्ट्रेस। ये इतना सा है और स्ट्रेन कितना हुआ? इतना। तो स्ट्रेस के कंपैरिजन में स्ट्रेन की वैल्यू ज्यादा हो गई। उसके बाद खींचा, क्या हुआ? उसने अपना पार्ट जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला वो तोड़ना चालू कर दिया, पार्ट हो गया सी। और खींचा, कहां तक पहुंच गए? बोले बस अब इसके ज्यादा मत खींचना, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा खींचा तो क्या होगा? वायर जो है वो ब्रेक हो जाएगा। एट पॉइंट बी इट गेट्स ब्रोकन। यही चीज आपने पॉइंट टू पॉइंट लिखी है। अपन ने पॉइंट लिखा है कि ओ ए जो है वो इलास्टिक लिमिट बता रही है, यानी इलास्टिक की प्रॉपर्टी उसकी कहां तक बचने वाली है? ए तक। जो भी चीज इलास्टिक है इट ओबेज हुक्स लॉ, दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये जो इलास्टिक लिमिट है ये कहां से कहां तक हुई? ओ से लेके ए तक। दिस इज इलास्टिक रेंज। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि ए और बी के अंदर स्ट्रेस कम बढ़ रहा है और स्ट्रेन ज्यादा बढ़ रहा है। इस वक्त अगर हम वायर को अनलोड कर दें, मैंने आपको रबर बैंड का एग्जांपल दिया, ये लोग किसका एग्जांपल दे रहे हैं कि हमारे पास एक वायर है और उसके ऊपर हमने कुछ सामान लटका रखा है, तो उसके खींचने के कारण ये सारा पार्ट हो रहा है। अब इस वायर को अगर हम अनलोड कर दें, यहाँ से हम ये पार्ट हटा दें, तो वो कौन सा पाथ ओबे करेगा? ओ डैश से लेके बी तक। ठीक, उसके बाद में पी पॉइंट को आगे बढ़ गए, इसको हमने क्या नाम दिया? दिस इज कॉल्ड एज फील्ड पॉइंट। और यहाँ पर P से लेके C तक जो हमने कर्व लाइन ली है ये डिनोट कर रही है इट्स प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक मतलब which is not elastic, which does not obey Hooke's law, stress और strain। कोई आंसर ही नहीं आ रहा, आपको कैसा आ रहा है? स्ट्रेट 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 स्ट्रेट, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप कितना भी कुछ भी कर लो कोई चेंजेस नहीं हो रहे। स्ट्रेस आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, स्ट्रेन की वैल्यू अपने आप बढ़ती जाए। उसके बाद हम पॉइंट डी पर पहुंचे, जिसे हम लोगों ने लास्ट नाम दिया कौन सा? स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस। और ई पॉइंट जो है वो ब्रेकिंग पॉइंट हो गया, यहाँ पर जाकर हमारा वायर जो है वो ब्रेक हो, पता चलेगा। ठीक, इसी हिसाब से हम लोग मटेरियल्स को तीन पार्ट में हम लोग बोलते हैं। एक हम लोग बोलते हैं द मटेरियल्स आर डक्टाइल। सेकेंड हम लोग वर्ड यूज करते हैं मटेरियल्स आर ब्रिटल। और थर्ड हम लोग बोलते हैं मटेरियल्स आर इलास्टोमर्स। पढ़ा है ये वर्ड हमने, पढ़ा है मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। डक्टाइल मतलब दे कैन, बोलो हाँ, आराम से हम उनको तीन बार में कन्वर्ट कर सकते हैं।
मतलब उनको खींचने पर भी स्ट्रेन उनका ज्यादा कर रहे हैं अपन लोग, क्या होगा, दे डू नॉट गेट ब्रेक डाउन, यानी कि इनकी जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो वाइडली स्प्रेड होता है, ये जो उनका पॉइंट है ये बहुत दूर होता है, इसलिए ये लोग बहुत अच्छे से डक्टिलिटी शो कर पाते हैं। ब्रिटल मतलब थोड़ा सा भी मारा और फटाक से ये टूट गए, मतलब उनका ई पॉइंट जो है वो समवेयर यहाँ बी के आसपास ही आ जाता है, वो इलास्टिक प्रॉपर्टी शो ही नहीं करते। बस यहाँ तक पहुंचे, वहां पर दिखा देती हूँ मैं, यहाँ से हम लोग ए तक पहुंचे और ए के बाद सीधे कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ई। तो ऐसे जो पार्ट होते हैं, ऐसे जो मटेरियल होते हैं उन्हें कौन सा बोला जाता है, ब्रिटल, दे इजीली गेट ब्रोकन। और इलास्टोमर्स डेफिनेटली जो बढ़िया तरीके से इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करें और इनका ग्राफ पूरा अच्छे से इस तरीके से हमें नजर आए। ये वाले में ई पॉइंट यहीं पर आ गया, इस वाले में डक्टाइल वाले में ई पॉइंट जो है वो बहुत दूर हो जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट इज फार अवे, ब्रेकिंग पॉइंट इज नियरर एंड ब्रेकिंग पॉइंट इज इंटरमीडिएट। दूर है इसलिए डक्टाइल है, पास है इसलिए ब्रिटल है, और इंटरमीडिएट है इसलिए दे आर इलास्टोमर्स। आपको जो भी लिखना है इस डेफिनेशन हम लिखेंगे इलास्टिक लिमिट। डेफिनेशन लिखिए, इट इज द अपर लिमिट ऑफ it is the upper limit of deforming force up to which comma if the deforming force is removed, if the deforming force is removed, comma the body regains its original form completely and beyond which if deforming force is increased, beyond which if deforming force is increased, comma the body loses its property of elasticity and gets permanently deformed समझ में आएगा। इलास्टिक लिमिट हम लोगों ने अभी बोला, हमने किस पॉइंट को इलास्टिक लिमिट बोला, पॉइंट ओ से लेके ए तक अपन लोगों ने इलास्टिक लिमिट बोला कि ओ से लेके ए तक जब तक हम फोर्स लगा रहे हैं, छोड़ेंगे तो इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, बियॉन्ड व्हिच इट डज नॉट गेट रीबैक, इट डज नॉट गेट इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो इलास्टिक लिमिट, इट इज द अपर लिमिट ऑफ deforming force up to which if deforming force is removed, अगर हम इस शेप को बदलने वाले फोर्स को रिमूव कर दें, then the body regains its original shape and size, beyond which इसके बाद भी अगर हमने फोर्स को इंक्रीज किया, then the body loses its property to regain its original shape and size। ठीक है, जब तक ओरिजिनल गेन कर सकता है इट इज इलास्टिक लिमिट, उसके बाद अगर आपने फोर्स और बढ़ाया तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज पर नहीं जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग हुक्स लॉ।
According to this law, the extension produced in the wire, is directly proportional to the load applied within the elastic limit. इलास्टिक लिमिट के अंदर ही हुक्स लॉ एप्लीकेबल है, उसके बाद हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है. फुल स्टॉप. इन अदर वर्ड्स, within the elastic limit, the stress is directly proportional to the strain in the body. Stress is directly proportional to strain. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटाएंगे, तो इक्वल टू एक कांस्टेंट आ गया. उस कांस्टेंट को हमने डेजिग्नेट किया बाय कैपिटल ई. लिखिए वेयर ई इज मॉड्यूलस ऑफ द elasticity of the material या of the body. Next, types of modulus of elasticity. बोर्ड पे ये अपन ने लिखा स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. स्ट्रेस इज इक्वल टू ई स्ट्रेन. ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. ई कौन है? हमने बोला मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. अब इसके टाइप जब हम पढ़ने के लिए गए तो फर्स्ट टाइप हम लोग जो ले रहे हैं उसका नाम है यंग्स मॉड्यूलस. इसे हम लोग डिनोट करेंगे बाय y. जैसे हमने लिखा E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ऐसे ही हम यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो मैम डिफरेंस क्या हुआ? टाइप क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मैंने आगे का जगह खाली छोड़ी. इट इज नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन. अपन ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़े है ना. नॉर्मल पढ़ा है, टेंजेंशियल पढ़ा है, इधर अपन लोगों ने शेयरिंग स्ट्रेन, ये सब नाम अपन ने पढ़े. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेन. तो अपन लोग ये ले रहे हैं कि यंग मॉड्यूलस किसे बोलेंगे? तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन. अब नॉर्मल स्ट्रेस कोई सा भी हो, फॉर्मूला क्या बोलता है? फोर्स अपॉन एरिया. और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन का मतलब जो चेंज इन लेंथ को रिजेंबल कर रहा हो. तो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. फॉर्मूला आपके पास एक ही रहेगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. स्ट्रेन मतलब चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. लॉन्जिट्यूडिनल है तो लेंथ, वॉल्यूमेट्रिक है तो वॉल्यूम, और शेयरिंग है तो अपने को लेना रहेगा एंगल. तो y is equal to stress upon strain. Stress, normal stress, force upon area. Strain, longitudinal strain, lambda, sorry, delta L by L. अभी force
जरूरत हो तो मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू जी, जरूरत हो तो एरिया क्या हो जाएगा, बॉडी ऑब्जेक्ट है खींच रहे हो, इट इज पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद हमारे पास में है डेल्टा एल बाय एल। तो अपना अपना लिखने का तरीका है, कई लोग इसे लिखते हैं फोर्स अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन डेल्टा एल बाय एल। तो आप ऐसा लिखो, मुझे ये पसंद है, मैंने ये लिख दिया। ये आपका फर्स्ट टाइप हुआ जिसका नाम है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इसका इलास्टिसिटी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट है। सेकेंड वाला अभी लेते हैं, एक एक कंप्लीट करेंगे। सेकेंड ले लीजिए, या जो भी आपने नंबर 2 डाला है तो 2 डाल लीजिए। इट इज बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉड्यूलस को दोनों तरीके से डेजिग्नेट किया जाता है। कई जगह आपको बी देखने को मिलेगा और कई जगह कैपिटल के मिलेगा। दोनों एप्लीकेबल है। बल्क में कोई बी लेता है और कोई के लेता है, जैसा वो। इट इज बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। फॉर्मूला वही रहने वाला है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। पर कौन सा स्ट्रेस और कौन सा स्ट्रेन? तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन दूसरे स्ट्रेन का नाम क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो जब बल्क की बात कर रहे हो तो स्ट्रेस अपॉन कौन सा हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की जगह फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन की जगह डेल्टा वी बाय वी। ये वाला भी आपका सेम डेल्टा वी बाय वी। यहाँ पर भी फोर्स अपॉन पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर डेल्टा वी बाय वी। ये आपका कहलाएगा बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। थर्ड नंबर, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। थर्ड नंबर पे हम लोग लेंगे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। It is denoted by theta, which is equal to, यहाँ पर हमारे पास में लास्ट वाला आ जाएगा, that is tangential stress upon shearing strain। बताया था आपको कि अगर एक ऑब्जेक्ट है और उसको अपन ऐसा स्लांट धक्का देंगे तो उसके एंगल में जो सीधा खड़ा था उसकी जगह थोड़ा सा बेंड हो जाता है, ये कहलाता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। और जो चेंज हुआ दैट इज शियरिंग स्ट्रेन।